स्वागत है आपका आनंद जी नई परख के मंच पर। सोनम वांगचुक के अनशन के ऊपर और अभिजीत दीप के द्वारा दिए जा रहे तथा कथित नेतृत्व के ऊपर जो कि जंतर मंतर के आंदोलन को दिया जा रहा था, उसके ऊपर आपने ही बहस की शुरुआत की थी नई परख के मंच पर। और दूसरे लोग जिस दूसरे मंचों पर जिस तरीके से जिस लहजे में चर्चा हो रही थी, हम लोगों का लहजा उस आपके साथ की गई बातचीत के बाद बिल्कुल बदल गया। और उसके लिए हम लोगों को बड़े उलाहने भी सुनने पड़े। यहाँ तक कि हमारे जो परम मित्र लोग थे, उन्होंने भी जरा तिरछी निगाह से हमें देखा उस सवाल के ऊपर। लेकिन आज हम लोग जिस मुकाम पर खड़े हुए हैं, उसमें ये सब बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। महत्वपूर्ण ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। उन्होंने हिंदी में लिखा हुआ 2 पन्नों का इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। और दूसरी खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली तलब किया गया है। वो उनका हवाई जहाज दिल्ली की तरफ उड़ चुका है जब हम लोग ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पता नहीं ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि नहीं है, लेकिन हमारा काम ही इस तरह की बातों को खोज निकालना और उनको डिकोड करना है। तो अब पहला सवाल यह है कि इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा। दूसरा सवाल यह है कि आखिरकार वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराएंगे। तीसरी बात यह है कि राजीव रंजन सिंह, जिनको आप जानते हैं, जो नागपुर में रहते हैं और हम लोगों के साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अक्सर आते रहते हैं, मुख्य रूप से वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के विशेषज्ञ हैं। लेकिन इस मौके पर उन्होंने मेरे साथ एक वीडियो बनाया था अभी 3 दिन पहले। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर से उन्हें ये खबर मिली है कि इस वीकेंड पे यानी शनिवार और इतवार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, बशर्ते ये लोग जंतर मंतर खाली न करा पाए। अगर जंतर मंतर खाली करा ली इन्होंने, फिर इस्तीफे की कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर उन्हें लगा कि जंतर मंतर खाली कराना बहुत नुकसानदेह है, हालांकि अमित शाह ने पूरा इंतजाम कर लिया था, बड़ी बड़ी फोर्सेस बुला ली थी, एम्बुलेंसेस तैनात कर दी गई थी जंतर मंतर के आसपास, लेकिन ये सब नहीं चला और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो मैं राजीव रंजन सिंह की दाद दूंगा। वो अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि इस वीकेंड पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है। उनकी भविष्यवाणी एक तरह से सही साबित हुई। भविष्यवाणी सूचना आधारित थी, ज्योतिष आधारित नहीं थी। आजकल ज्योतिष का भी बहुत जमाना आ गया। हाँ जी। तो अबे भाई, मैं एक दो चीजें, एक तो मेरे हिसाब से जो भी कही है, एक तो ये हम सब लोगों को सार्वजनिक रूप से कम मानना चाहिए कि जो हम सब लोग बिल्कुल शिद्दत के साथ ये मानते थे कि इस देश की राजनीति के लिए ये जो आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार है वो ठीक नहीं है, इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इस देश के विकास के लिए ठीक नहीं है। और हम लोग हर बार कोशिश करते थे, सुनना भी पड़ता था। शायद हम लोग जो नहीं कर पाए थे वो इन छात्रों ने, और खास करके जो बिल्कुल वो 15 से, उसको जंजी बोला जा रहा है लेकिन वो यंग लोगों ने उसको कर दिखाया और वो उन्होंने डिलीवर कर दिया। जी जी। तो एक तो मैं इसको ये एक शुभ संदेश है। सबसे ज्यादा शायद खुशी तभी होती है जब नई जनरेशन अगर इस तरह की हो जाए, तो आपको एक कहीं ना कहीं से एक दिलासा और एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि नहीं, चीजें ठीक हाथों में है। तो पहली चीज तो हम सब लोगों को इस नजर से इसको देख लेना चाहिए। दूसरा यह है कि बीजेपी ने क्यों इसका इस्तीफा हुआ, क्या और कारण। देखिए, 2-3 चीजें थी। बीजेपी जैसे ऑपरेट करती है, मेरे मन में पहले भी शंका थी जब हम लोगों ने उस दिन बात की थी सोनम वांगचुक के साहब के बारे में, लोगों को उससे बुरा लगा था। आज मैं सोनम वांगचुक के उस पुण्य को कहीं नहीं अलग कर रहा हूं कि उन्होंने इस आंदोलन को जो एक कोहेसिवनेस शुरू में चाहिए और एक जो वो चाहिए वो उन्होंने दिया। ये उनसे कोई, जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मैं बार बार कहता हूं 2 लोगों का नाम हरदम लिखा जाएगा। पहला जस्टिस सूर्यकांत, क्योंकि वो इसके संस्थापक हैं, और दूसरा इसके सोनम वांगचुक साहब, जिन्होंने एक वो करके और उसके बाद जब उन्होंने अपने पैर खींचे वापस, सरकार को समझ में आ गया कि सोनम वांगचुक को मैनेज किया जा सकता है। मैनेज लद्दाख के संदर्भ में किया जा सकता है, उनके अपने एनजीओ है उसके, वो अलग बात है, लेकिन उनको उन्होंने मैनेज कर लिया। और वो मैनेज भाई उस मैनेज कोई, वो हो गए। उन्होंने जिस ढंग से अनशन तोड़ा वो बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं कमजोर करता था। अब बात आती है अभिजीत दिपके की। हम सब लोग तारीफ कर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं 2 दिन के लिए वहां था, मेरे दफ्तर के ज्ञानेश वहां 2 दिन के लिए। हम सब लोगों का एक चीज कॉमन थी कि
अगर ये वहां पे किसी नेतृत्व में ये कहा कि उस मंच से कि हम लोग ये वो कर रहे हैं बिना उसके इस्तीफे के, वो वहां पे जो वो यूथ था, वो जो लड़के लड़कियां थे, वो उसको वहां से जाने नहीं देते। ये असंभव था। और ये हम सब लोग बार बार कह रहे थे। वो जो बच्चे थे, वो मतलब उनके लिए सोनम, उनके उससे नथिंग वाज एक्सेप्टेबल। ये कोई मतलब इसमें कोई नॉन नेगोशिएबल वाला था। वो प्रेशर इतना ज्यादा था। अगर सोनम वांगचुक उस मंच पे अनशन कर रहे होते तो सोनम वांगचुक भी आज हीरो बन के इस सारा उसका श्रेय लेके निकल गए होते। लेकिन जैसे नियति कई चीजें होती हैं आपके, उसमें नहीं रहता है ये। तो पहली चीज तो ये कि वहां प्रेशर इतना बना हुआ था, सरकार को ये समझ में आ गया था। क्योंकि कल भी जब वहां हुआ कि ये जो दोनों लोग गए उनसे बातचीत करने, और मैं कुछ चीजों को कनेक्ट भी करने की कोशिश करूंगा। जब बातचीत करने गए तो ये बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया गया था कि ये नॉन नेगोशिएबल है, अगर आप नहीं करेंगे तो ये उनके करने पे भी आंदोलन खत्म नहीं होता। अब ये दीप के नहीं, राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव, ये सारे लोग भी आ जाके कहते हैं कि आंदोलन खत्म कर दो। ये नहीं मानने वाले लोग थे, वो बिल्कुल ठान के आए थे कि खत्म। अब दूसरी बात जो आपने कहा ना, सैटरडे संडे, आज वहां पे जो बात थी, कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया है। जो कॉर्पोरेट के जो लोग काम कर रहे हैं, वो उनका ये था कि फ्राइडे की रात से हम लोग जमेंगे और फिर अब मंडे की सुबह निकला जाए। तो 2-3 दिन एक बड़ा जमावड़ा और होने वाला था, जो थोड़ा और बड़ा एज ग्रुप का है, लेकिन वो भारत के विकास में, भारत की डिसीजन मेकिंग का कहीं ना कहीं पार्ट है। अब मोदी जी ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन एक मुझे बार बार एक चीज लगती है और जिसका मुझे थोड़ा अफसोस भी है कि ये इज्जत से कोई काम करना नहीं चाहता। धर्मेंद्र प्रधान का एक लाइन का इस्तीफा होना चाहिए था कि मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं, खत्म। उन्होंने 2 पेज का एक एक्सप्लेनेशन लिखा है और उसमें बताया है कि क्या क्या नहीं और क्या क्या, वो उसको जिसको कहते हैं ना, और रायता फैलाया है। और कहीं ना कहीं बताया है कि मुझे जब भी काम के लिए फिर बुलाया जाएगा, मतलब उन्होंने बताया कि मैं फिर आऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब उन्होंने करके अपने मन की भड़ास निकाली। अब बात 2-3 बातें आ रही हैं। अब बात ये आ रही है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 2 बातें आज सुबह जब मैं आपको एक और करूं, राहुल गांधी ने एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग क्या मतलब घर के बाहर आके उन्होंने किया। उसमें उन्होंने वो आयशा और उन बच्चों को भी नेहा को और उनके साथी उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जिसको चोट लगी थी, किसी के लाठी से नेहा ने अनशन किया था, और उनसे एक बातचीत की थी। वो 9-10 मिनट का टोटल है, लेकिन मैं उसको मानता हूं वो इतना पावरफुल है कि राहुल गांधी 4-5 मिनट बोले, 2-3 मिनट नेहा बोली, लेकिन जो उसपे जिस तरह से उन्होंने चीजों को आर्टिकुलेट किया, उन्होंने कहा कि एक तो पूरी तरह से वो जो जंतर मंतर के बच्चे हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, नंबर 1। उनकी 3 मांगों को उन्होंने स्पष्ट किया, और उस 3 मांग में आज मुझे लगता है कि ये जब मांग पूरी हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी अकाउंटेबिलिटी कब कैसे फिक्स होती है। ये एक जरूरी बात, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी की बार बार बात कर रहे हैं। और एक बात और कह रहे हैं, देखिएगा उसमें वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को आके माफी मांगनी हो, ही हैज, उनको इसके लिए माफी मांगनी हो। तो सरकार अभी तो राहत ये ले सकती है कि ये जरूर है कि ये जितने दिन आंदोलन चलता रहे, लेकिन उसका जो एक हिंदी का खराब वर्ड है, मुझे बहुत उससे अच्छा वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए आप लोग बेहतर, एक होती है इसकी झस अब निकल गई है। मतलब इसका जो आक्रामकता थी वो अब खत्म हो चुकी है। आंदोलन चलेगा, जितने लोग रहेंगे, कुछ लोग रहेंगे, लेकिन एक जो बार बार सब जगह था, मतलब लखनऊ में था कि इको गार्डन चलना है, सब करना, वो थोड़ा वो उबाल शांत हुआ है। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज हुई है, शायद इस देश के छात्रों और युवाओं ने ये समझ लिया है कि इस देश में जब तक मंदिर मस्जिद करते रहोगे, जब तक अगड़ी जाति, पिछली जाति, अपर कास्ट, ओबीसी, बैकवर्ड कास्ट, दलित, ये करते रहोगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। जिस दिन इस देश के भारतीय होके खड़े हो जाओगे, छात्र होके खड़े हो जाओगे, गांधी होके खड़े हो जाओगे, आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। क्योंकि ये आज की तारीख में समझ आ रहा है कि आप ही को डिवाइड कर देती है। जब जात आ जाती है, जब धर्म आ जाता है, तो शायद ये इस पूरे उसमें आप देखिए एक भी नहीं हुआ है। मैं आखिरी बात कह के इसको खत्म करूंगा। एंड अबे भाई, गजब की क्रिएटिविटी, क्या क्रिएटिविटी है बच्चों की। इस क्रिएटिविटी का एक नमूना मैं आपको बताता हूँ। एक छात्र जो है, एक पोस्टर लेके आया, वो पोस्टर कोरा था, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। हाँ, तो लोगों ने जब उनसे पूछा कि अरे इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है,
उसने कि इस पे जो लिखा है उसके लिए अंधभक्ति का चश्मा लगाना पड़ेगा। जैसे ही चश्मा लगाओगे वैसे ही मोदी जी की सारी उपलब्धियां दिखने लगेंगी। मतलब क्या मतलब बात है भाई, मुझे तो बहुत जबरदस्त लगा वो, बहुत ही हाँ जबरदस्त लगा। हाँ, बहुत आ, जबरदस्त। और दूसरा क्या है कि शायद जो एक अभिव्यक्ति है भाई, मैं अभी कहीं और भी था, मुझे एक चीज लगा कि एक चीज हम लोग को समझनी चाहिए। मुझे थोड़ा अटपटा लगता है, आप तो बहुत शोज में जाते हैं, आप काफी मेरे ख्याल में आदी हो चुके होंगे, जो छोटे छोटे, जब आप जाए तो छोटे बच्चे जो एंकर है 25-30 साल के, और अब है अच्छा अब है, अब आप बताओ, अच्छा अब है, अब तो मुझे थोड़ा अटपटा लगता है 25-30 साल का बच्चा जो शायद आपकी लड़की से उम्र में छोटा है, वो आपको अभय बोले, उनको आनंद अच्छा, तुम बोला अच्छा आनंद अच्छा वोट, अरे भाई ये कुछ भी बोलिए भाई, हम लोग इस परवरिश से निकले हुए लोग नहीं है, तो हमें ये अटपटा लगता है, इसमें मैं सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन इस आंदोलन में एक चीज और क्लियर हो गई, जैसे मैं ये झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूं कि मैं गाली नहीं देता हूं। छात्र जीवन में तो खूब गाली आपस में घर में तो गाली देने का कोई सवाल ही नहीं, आपस में गाली देते थे। ये झूठ मैं बोलूंगा कि मैं कहूंगा नहीं मैं बिल्कुल गाली का, तो मैं मुंह में मेरे आज भी कभी कभार गाली मुंह से निकल ही जाती है, झूठ, मतलब जब आपस में क्लोज सर्कल में बैठते हैं, जब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन का क्या कहना है, उससे कोई फर्क नहीं। वो आपने वो देख रहे थे, वो गालियां वहां ठीक से आ रही थी, कोई लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब आप ये सोच ही नहीं सकते थे कि हाँ लड़कियां भी खूब लड़कों के साथ गालियां देती हैं, ऐसी बात तो देते, लेकिन वो शायद एक जनरेशन चेंज हुआ है। हाँ। और मैं इसको हम अच्छा माने बुरा माने वो एक अलग बात है, जनरेशन चेंज। मतलब एक और जैसा आपने ना खाली वो, आप ये बताइए क्रिएटिविटी, और क्या हो गया है कि अब ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं जो आपने कहा ना, डर निकल गया है। डर नहीं भी था, मोदी जी हैं, उनका चुम्मा 2 लोग ले रहे हैं, एक तरह अडानी एक तरह अंबानी। अब ये कोई उस बच्चे का क्या कर लोगे भाई, तुम उस बच्चे का कर क्या लोगे, अब वो कर रहा है अपना। तो वो एक मेरे ख्याल में बच्चों की वो एक क्रिएटिविटी भी आ गई है, और उससे अब इनको इसको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया हैज नाउ अराइव्ड। पहला एक पूरी तरह से दुनिया का पहली इंस्टा रेवोल्यूशन है, पहली इंस्टा रेवोल्यूशन है ये दुनिया। जी जी जी, और जिसका पहला शिकार धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। अब इसमें एक मैं कयास रखना चाहता हूं आपके सामने। मुझे क्या लगता है कि आरएसएस के रणनीतिकार और भाजपा के रणनीतिकार, नरेंद्र मोदी स्वयं, मोहन भागवत स्वयं, दत्तात्रेय होसबोले स्वयं, ये सब लोग मिलकर जाहिर है कि इस सब पर नजर रखे हुए थे, और उनको ये दिख रहा था कि सारे देश में ये आंदोलन फूट पड़ा है, केवल जंतर मंतर पे इनसे निपटना मुश्किल है, और जंतर मंतर पे आंदोलन खत्म होना बहुत जरूरी है। जंतर मंतर पे आंदोलन खत्म हो गया तो दूसरी जगहों पे भी आंदोलन सुस्त पड़ जाएगा। जंतर मंतर पे चलता रहा तो बाकी जगहों पर भी उसकी प्रतिध्वनियां होती रहेंगी। इसलिए उनके लिए जंतर मंतर पे आंदोलन खत्म करना जरूरी था। और अगर उन्होंने जोर जबरदस्ती करके आंदोलन खत्म करवाया तो उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि अब इस आंदोलन के नेता राहुल गांधी हो जाएंगे, और फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सारे देश में एक बहुत बड़ा जन उभार पैदा होगा। एक ऐसा जन उभार जो कि कांग्रेस ने शायद महात्मा गांधी के जमाने में ही उस जन उभार का नेतृत्व किया था। उसके बाद कांग्रेस ने कभी इस तरह की किसी जन उभार का नेतृत्व नहीं, ज्यादातर समय तो सत्ता में ही रही कांग्रेस, जन उभार का नेतृत्व कैसे रही, उसके खिलाफ जन उभार पैदा करने की कोशिश की जाती रही। तो और उसका सबसे बड़ा फायदा केवल ये नहीं कि चुनाव में कौन जीतेगा, सबसे बड़ा फायदा, नुकसान ये हो सकता था आरएसएस और बीजेपी को कि इससे वामपंथी राजनीति, समाजवादी राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति, ये सब राजनीति जो मुरझा गई थी, ये सारी राजनीति फिर से हरी हो जाती। और जो डिस्कोर्स इन लोगों ने बनाया था, दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी डिस्कोर्स बनाया था, घिनौने किस्म का बदबूदार डिस्कोर्स बनाया था, ये डिस्कोर्स बैकफुट पे चला जाता पूरी तरीके से, और लेफ्टिस्ट डिस्कोर्स जो है वो फ्रंट फुट पे आ जाता। ये डर इन लोगों को बहुत था। हो सकता है कि 2029 में भी मान लीजिए तिकड़म करके किसी तरह सरकार ये लोग बना ले, लेकिन डिस्कोर्स बदल जाना जो है, जो मैं मानता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको ज्यादा महत्व देता है, वो डिस्कोर्स बना लेना जो है वो बहुत बड़ी बात थी जो इन्होंने बना लिया था, झूठा नैरेटिव चला के, वो इनका पूरी तरह से गड़बड़ा सकता था। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आकलन रहा होगा, इसकी सोचा होगा कि भाई किसी तरह इस्तीफा दिलवाओ, और ताकि जंतर मंतर से लोग जाएं, और बाहर भी जंतर मंतर से लोग जाएंगे,
तो यहाँ से जो पूरा आवेग बन रहा है, यहाँ से केंद्र तो ये हो गया ना, है, यहाँ से आवेग बन रहा है, ये आवेग भंग हो जाएगा और उसको राहत मिलेगी इन लोगों को। जी जी जी। नहीं देखिए, 2-3 चीजें फिर याद आने लगी हैं। ये याद आने लगा है कि ये वादा खिलाफ लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि किसान आंदोलन में भी इन्होंने एक रिटर्न कुछ उन लोगों को दिया था, पकड़ा दिया था कि ये करेंगे, और एक भी काम नहीं किया। हाँ। यहाँ पे बच्चे जो इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं 28 लोगों का वो है, उसका तो हर्जाना दो। जो आज इन्होंने अभी भाई एक लिस्ट जारी की है दिल्ली पुलिस ने कि वहां पे 2500 ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनके ऊपर कोई एफआईआर है, वो लोग वहां फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से उन्होंने उनको 21, 22, 23 3 दिन में ट्रैक किया कि ये लोग आए, और उन्होंने कहा 4 मशीनें लगी हैं, चारों जगह से आ रहे हैं, लाखों लोग जो भी उससे निकले। मतलब ये एक तरह से ये वही फिर से अमित शाह की टैक्टिस साफ साफ सामने दिखाई दे रही है। अमित शाह ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपकी पार्लियामेंट में 40% से ऊपर लोग, 46% लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। आप किस मुंह से ये सब बातें कर रहे हैं कि वहां पे 250 लोग आ रहे हैं? अरे भाई 2.5-3-4 लाख लोग वहां से 5-10 लाख लोग गुजरे आए गए होंगे, उसमें से 2.5 बिल्कुल है समाज में। अगर एफआईआर है तो वो समाज में है, और ये पुलिस का काम है। तो पुलिस का काम ये भी है, और इसी से इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो तीसरी बात है, जो अकाउंटेबिलिटी की बात बार बार हो रही है, और अब ये जो फ्रंट है वो भी अकाउंटेबिलिटी, वो देखते हैं कि वो कितना उसके ऊपर प्रेशर बना पाते हैं। क्योंकि अब लोग कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं देखिए किसान आंदोलन से इसको हुआ था। किसान आंदोलन केवल एक कारण से वापस हुआ था, वो था उत्तर प्रदेश का इलेक्शन। कोई मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसान के कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, वो प्रेशर तो था, वो तो उसको झेल ले गए थे कि ठीक है बैठे हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, दिल्ली तो चली रही है, अपना काम हो रहा है। यहाँ पे दिल्ली वो हो रही थी। 18 मेट्रो स्टेशन अभय भाई बंद थे, 18 मेट्रो स्टेशन, तो वो केवल छात्र नहीं थे, पूरा दिल्ली अस्त व्यस्त हो गया था। तो और एक बात और अभय भाई, मैं आपसे भी जरा इसको करना चाहता हूँ। थोड़ी देर मान लीजिए कि ये डैमेज कंट्रोल सब हो गया, छात्र अभी भी वो कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी भी हो गई, सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा है कि एनटीआई के करीब कितने 47 लोगों को उन्होंने बर्खास्त किया है, और क्या क्या। लेकिन ये इतना डीप रूटेड है, ये सारा मामला आरएसएस एक एक चीज पे है उसका कब्जा। शिक्षा में खास करके वीसी से लेके चपरासी तक, मतलब उसमें 90% आरएसएस हो गया है। आप तो यूनिवर्सिटी में रहे हैं, आपको नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर्ची देखिए, जब तक भाई साहब लोग यानी प्रचारकों की पर्ची नहीं आती, तब तक किसी को नियुक्ति नहीं मिलती। कोई कहीं भी हो, आप दिल्ली में किसी को नियुक्ति चाहिए तो कहीं ना कहीं से तो पर्ची लेके आइए। तो राजस्थान वाले जो है राजस्थान से पर्ची लेके आते हैं, बिहार वाले बिहार से पर्ची, वहां के भाई साहब से पर्ची ले आते हैं, फिर यहाँ के भाई साहब को दिखाई जाती है, फिर यहाँ के भाई साहब तय करते हैं कि वहां के भाई साहब की पर्ची मानी जाए कि नहीं मानी जाए। फिर विभिन्न पर्चियों में प्रतियोगिता होती है। विद्यार्थी परिषद की आई, मतलब एक पोस्ट है, मान लीजिए किसी दिल्ली के कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक पोस्ट आई, एक पद आया असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें विद्यार्थी परिषद का कैंडिडेट आ गया, स्वदेशी जागरण मंच ने भी अपना कैंडिडेट भेज दिया, और जो भाई साहब को बाकायदा आधिकारिक रूप से तय किया गया था, उनके पास 4-5 पर्चियां जमा हो गई। अब उनको तय करना है कि 4-5 होगा उन्हीं में से तय, किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं तय होगा, उनमें से किसको बनाया जाए। ये इस तरीके से पूरे जो शिक्षा प्रणाली है उसको पूरी तरह उन्होंने कैप्चर कर लिया है। एक आवेश तिवारी हैं जो बहुत लंबे लंबे और बड़े अच्छे पोस्ट लिखते हैं एक्स के ऊपर, मैं अक्सर उनकी पोस्ट पढ़ता भी हूँ और उसमें दिए गए तथ्यों का इस्तेमाल भी करता हूँ। तो वो उन्होंने एक बड़ी पोस्ट लिखी है, उसमें एक चक्रवाल नाम के व्यक्ति की तस्वीर है जो किसी उसके ऊपर काफी संदिग्ध और अपराधी वाला सब मुकदमे दर्ज हैं, उसको वाइस चांसलर बना दिया। फिर उसके जिन कारनामों का उसके अंदर जिक्र है वो तो सिर घुमा देता है आदमी, ऐसा लगता है कि ये, और बिल्कुल वो उस जो वैधानिक योग्यताएं होती हैं कुलपति बनने की, उन पात्रताओं पर भी वो खरे नहीं उतरते थे। तो वो इन सब चीजों की अगर जांच की जाए और एक व्हाइट पेपर इस पे तैयार कर लिया जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कैसे कैसे लोगों को, राहुल गांधी सवाल उठाते रहते हैं अक्सर, कैसे कैसे लोगों को वाइस चांसलर बनाया है, कुलपति बनाया है, तो इनकी सारे देश में इनकी हद पिट जाएगी बहुत बुरी तरीके से। अच्छा, और इन लोगों के पास अच्छे लोग हैं नहीं, इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या ये कि इन लोगों के पास ऐसे लोग नहीं है अच्छे लोग, क्योंकि
जब तक ध्वज प्रणाम करने वाला व्यक्ति ना हो या किसी ध्वज प्रणाम करने वाले का प्यादा ना हो, तब तक वो उसको वो नहीं करते हैं। और योग्यता की इनकी निगाह में कोई कीमत नहीं है, क्षमता की इनकी निगाह में कोई कीमत नहीं है। आपका विचारधारात्मक प्यादा होना चाहिए, ये उनकी निगाह में सबसे बड़ी कीमत है। तो अब हम लोग चर्चा के आखिरी दौर में है। थोड़ा सा एक अंदाज लगा के बताइए कि अब ये आंदोलन किस तरफ जाएगा, या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभी प्रधानमंत्री उसको स्वीकार कर लेंगे, इसमें तो हमें कोई शक होना नहीं चाहिए। अगर स्वीकार नहीं किया तो फिर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग होने लगेगी, वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। उसको स्वीकार कर लेंगे और स्वीकार करने के बाद में फिर वो भी कुछ, धर्मेंद्र प्रधान पहले उन्होंने कहा था 3 कानून वापस लेते हुए कि हमारी तपस्या काम नहीं आई, अब वो कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान की तपस्या आपने स्वीकार नहीं की। तो ये सब करके बहरहाल सब ये हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये तो एक ऐसा मोमेंटम है, एक ऐसा आवेग है, इस आवेग को खो देना भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अफसोसनाक साबित होगा। जी, मैं उनका नाम आलोक चक्रवाल है, बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जी। पद सुशोभित कर रहे हैं। तो और उसको वही नहीं कर रहे हैं। उसको पढ़ के मुझे लगा कि कैसे कैसे लोगों को यहाँ बैठा दिया गया है, क्या क्या है। नहीं, उनके ड्राइवर की पत्नी, तो उनके वो रसोईया का वो, तो मतलब वो पूरा घर उन्होंने पूरे लोगों को इकट्ठा कर लिया है। खैर, ये तो सब, और ये सिर्फ क्योंकि एक जगह हो रहा है हम लोग को, ये हर जगह हो रहा है। आप अगर इसकी तह में जाएंगे, क्योंकि आप लखनऊ विश्वविद्यालय में जाइए तो इसी तरह के लोग हैं, आप कहीं पे भी चले जाइए, सारे ये लोग सिर्फ आरएसएस ही है यहाँ पे। एक अच्छी चीज ये हो गई है कि आरएसएस से भी आ रहे हैं, तो वो तो देना ही होगा। जो सुविधा शुल्क है उसमें कोई कमी नहीं है, सुविधा शुल्क इज कॉमन, पर्ची भाई साहब की आनी जरूरी है। हाँ। मैं अभय भाई, ये थोड़ा आप ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि 2 चीजें हो रही है। एक चीज ये हो रही है, मैं अभी एक किसी से, आपसे बात करने से पहले किसी से बात कर रहा था, मतलब उस पर बात कर रहा था। एक विपक्ष का एक बड़ा धड़ा ऐसा है, बड़ा धड़ा, जिसको राहुल गांधी सुहाते नहीं। ये हम लोग इस पे कई बार बात कर चुके हैं कि हम लोग एंटी कांग्रेसिज्म होने के बाद भी हम लोगों को आज लगता है कि उस आरएसएस की विचारधारा से लड़ने के लिए एक ही आदमी सक्षम है, वो राहुल गांधी, ऐसा हम लोगों को लगता है। लेकिन हम लोग के बहुत से साथी लोग हैं जो हमारे अच्छे मित्र हैं, उनको राहुल गांधी किसी भी फूटी आंख नहीं सुहाते। उनको कहीं ना कहीं राहुल गांधी से बहुत समस्याएं हैं, उनको सारी वो समस्या राहुल गांधी से। ठीक है भाई, ये उनकी समस्या है। लेकिन एक चीज क्या हुई है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से पिछले 15-20 दिन में इस आंदोलन के दौरान बिना उस आंदोलन को जिस तरह का समर्थन दिया, जो टैक्टिकल उन्होंने वो किया, वो उनका कद और गया है। वो जिस तरह से उस दिन गिरफ्तार किए गए, वो घसीट के ले जाए गए, खून निकला, उससे उनका कनेक्ट बढ़ गया है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनको अब किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष की जरूरत है, उनका कनेक्ट अब डायरेक्ट है। और अब जो राजनीति है, जैसे मोदी जी के इर्द गिर्द घूम रही है बीजेपी की राजनीति या बीजेपी के वोटर, उसी तरह से विपक्ष के वोटर अब राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूमना शुरू कर दिए हैं। और वो जैसे जैसे और बढ़ता जाएगा, वो मोमेंटम और अब वो मोदी जी से ज्यादा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो एक देखने वाली बात होगी। उसमें बहुत से लोगों को है कि कांग्रेस में ये खराबी है, उसमें ये खराबी है, वो सारी खराबियां हैं। और मैं अभी भाई एक चीज आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, जब ये कहा जाता है ना अभी कि कांग्रेस के जमाने में भी तो होता था, तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी को वो एग्जिट रूट दे रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में चंदा चोरी नहीं होती थी, कांग्रेस के जमाने में इस तरह का ये नहीं होता था। कांग्रेस के जमाने में सरकार में बैठे हुए लोग 40-40, 50-50% घूस नहीं लेते थे, क्रिमिनलिटी नहीं होती थी। मैं जरा इस पे, क्योंकि ये कह के आप कहीं ना कहीं बीजेपी को बरी कर दे रहे हैं उससे कि वो वहां होता था तो अभी इसमें भी होने। देखिए, कांग्रेस में जो गड़बड़ियां थी और उसके जो अपराध थे, उसका क्रॉनिकलर मैं खुद हूं। मैंने इसके ऊपर बहुत लिखा है कि कांग्रेस के किन किन कामों से बीजेपी को आगे बढ़ने में मदद मिली, और हम लोग सब उन बातों को जानते हैं, इसमें कोई दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो इमरजेंसी लगाई थी, वो किसी भी समय आप तुलना कर लीजिए, इस वक्त की अघोषित इमरजेंसी के मुकाबले कुछ नहीं थी। इस समय की जो अघोषित इमरजेंसी है देश में, इसको निर्वाचित निरंकुशता कहता हूं, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कहता हूं। ये इलेक्टेड ऑटोक्रेसी जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के मुकाबले बहुत बड़ी चीज है, बहुत भयानक चीज है। ये लोकतंत्र को
इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई जिससे लोग उसके बाद लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होने की बजाय मजबूत। ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करके वो बनाना चाहते, इसलिए हम कांग्रेस ने जो किया 60 साल हिंदुस्तान पे 55-56 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की, उसमें बहुत सारी कांग्रेस ने बहुत सारी कमियां दिखाई, बहुत सारी खूबियां भी कांग्रेस में थी, लेकिन इस सरकार के अंदर खूबी तो एक भी ढूंढने पर नहीं मिलती, सारी की सारी गड़बड़ियां। इसलिए मैं उस इतिहास में जाके बीजेपी को ब्राउनी पॉइंट नहीं दे सकता, बीजेपी को पतली गली से निकलने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप इमरजेंसी लगाना था जी। हाँ, और उस कांग्रेस ने जो किया था उसके मुकाबले आजकल नरेंद्र मोदी और आरएसएस के नेतृत्व में जो हो रहा है वो कुछ और ही चीज है, किसी और ही स्तर की, किसी और ही पायदान पर खड़ी हुई चीज है। कुछ नहीं लगता, इंदिरा गांधी का जमाना कुछ नहीं लगता। हम लोग तो इंदिरा गांधी के जमाने में जेल गए थे, मैं तो छोटा सा था, मेरी तो दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली थी और मेरे पिताजी भी जेल में थे। तो मैं इसकी वजह मुझे उनसे ज्यादा नाराज होना चाहिए, मेरी नाराजगी एक तरफ है, वो अलग बात है। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं वो देखिए, इन्होंने पूरे लोकतंत्र को ही जेल में भेज दिया है भाई। पूरी की पूरी डेमोक्रेसी जो है ना वो उन्होंने सलाखों के पीछे डाल दी है और बाहर खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं, ये हालत है। इसलिए वो तो कोई बेकार की बात है, उसके बारे में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। इस वक्त की कांग्रेस जो राहुल गांधी की कांग्रेस है बिल्कुल अलग तरह की कांग्रेस है, और राहुल गांधी ने इस आंदोलन का लाभ उठाकर कांग्रेस को भी और बेहतर बनाया है। इससे पहले जो शिक्षा व्यवस्था में तमाम मुहिम चला रहे थे वो भी उनकी बहुत अच्छी उम्दा किस्म की मुहिम है, उसको उन्हें जारी रखना चाहिए, मैं ये मानता हूं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डर नरेंद्र मोदी को ये था कि अगर मेरा इस्तीफा, जनता पार्टी और सोनम वांगचुक बीच में से हट गए और हमने जोर जबरदस्ती करके जंतर मंतर खाली करा दिया, उसके बाद जो इस देश में होगा उसकी बागडोर राहुल गांधी के हाथ में होगी। फिर राहुल गांधी को सत्ता में जोर शोर से वापस आने में ये लोग नहीं रोक पाएंगे, ये लोग खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। ये अबे भाई एक मैं आखिरी बात कह के खत्म करें। जैसे बच्चों छात्रों ने नौजवानों ने तो अपनी वो दिखा दी। एक बड़ी चीज ये हुई कि जैसे जब छात्र होते हैं ना तो इधर भी खड़गे साहब 84 वर्ष के जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर खड़े होके, और वो नारे जो जनरली नहीं लगाए जाते थे, गली गली में चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, वो ये सब नारे वो लीड कर रहे थे नारा, मतलब दोनों हाथ उठा उठा के। नहीं, खड़गे साहब का तो भाषण भी मैंने 1-2 बार सुना है, वो तो अलग तरह के आदमी है, अलग तरह के। और नहीं, और जो जंतर मंतर पे जो अब पहले लोग ये डरते थे कहने में, सिर्फ राहुल गांधी कहते थे, अब वो गली गली नहीं, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, क्या क्या मालूम नहीं, उसके पैरोडी बना बना के बच्चों ने। तो ये जो एक हो गया ना कि वो खौफ, वो डर अब खत्म हो गया है, और वो जो कलई खुल गई है उसमें राम मंदिर का भी योगदान है, उसमें नीट परीक्षा का भी योगदान है, उसमें बहुत से योगदान है जहां, और मोदी जी की विदेश यात्राओं का भी योगदान है, अमेरिका का जो हमें इल ट्रीट किया है, हमारी फेल्ड विदेश नीति का भी योगदान है। इन सारे के बीच में कलई खुल चुकी है, डर खत्म हो चुका है। अब देखना यह है कि इसको, जैसा आप और हम सबको ये देखेंगे कि विपक्ष इसको कितना चैनलाइज कर पाता है और आपस के झगड़े कितने कम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुत उम्दा चर्चा के लिए।